मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डॉयल एजुकेशन पर। साथियों, संविधान का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में जाना था। दूसरा वीडियो भी कुछ महत्वपूर्ण एक्ट के लिए ही है। जो एक्ट हमारे छूट गए थे पहले वीडियो से, हम उनको सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें जो बचे कुछ एक्ट है, अधिनियम जो भी हैं, उनको लेकर आया हूँ आज। उम्मीद है पहला वाला वीडियो आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, चीज़ों को समझा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है संविधान का, वो शुरू करते हैं। इसमें 5-6 एक्ट हैं और 5-6 एक्ट मैंने पहले वीडियो में कराए थे। कंप्लीटली अगर आपने उसका नोट्स बनाया है तो एक्ट से क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। एक्ट से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। एक बात और, इसके बाद अधिनियम खत्म हो जाएंगे। इसके बाद गवर्नर जनरल पे एक वीडियो आएगा कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल कब से कब तक है, किस गवर्नर जनरल ने किस तरह का काम किया, क्या व्यवस्थाएं भारत में दी, ठीक है, कौन अच्छे कामों के लिए जाना गया, कौन बुरे कार्यों के लिए भारत में जाना गया। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि गवर्नर जनरल से ही संबंधित होंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें पहला अधिनियम है 1853 का चार्टर एक्ट। इससे पहले 2 चार्टर एक्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। 3 चार्टर एक्ट हमने कंप्लीट किया 1793 का, उसके बाद 1813 का और उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट। 3 चार्टर एक्ट हमने कंप्लीट किए। तीनों में क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई थी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट, यानी लास्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। ये चार्टर एक्ट हर 20-20 साल के अंतराल पर भारत भेजे जाते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग भारत का शासन व्यवस्था जो थी वो लागू की जाती थी। इस अधिनियम में क्या हुआ, जब ये अधिनियम आया तो इसको नाम दिया गया 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर। तो इस अधिनियम के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। 1853 का चार्टर एक्ट जब आया तो इस अधिनियम के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का नाम आते ही आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक भी कहते हैं। भारतीय रेल का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। लेकिन ये बातें हम तब पढ़ेंगे जब हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे कि डलहौजी ने क्या क्या कार्य किए। ये अधिनियम है, ठीक है। अधिनियमों में जो बातें हुई थी उन्हीं को यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हम गवर्नर जनरल वाले वीडियो में वो पढ़ेंगे। तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद पहली बार सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन किया गया, यानी इस अधिनियम के तहत पहली बार सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन हो गया। इससे पहले आयोजन नहीं हुआ था, इससे पहले आयोजन का प्रयास किया गया था। किस अधिनियम में? 1833 के अधिनियम में। 1833 के अधिनियम में प्रयास हुआ और यहाँ आयोजन हुआ, यानी 20 साल के बाद वो परीक्षाएं कराई गई। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और हुई कि जो सिविल सेवा परीक्षा थी वो भारतीयों के लिए भी ओपन कर दी गई, जबकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 1833 में जो व्यवस्था थी सिविल सेवा में भर्ती के लिए वो भारतीयों के लिए नहीं थी। यहाँ क्या हुआ, सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई, ठीक है। यहाँ सेवा होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। सिविल सेवा जो थी वो भारतीयों के लिए भी खोल दी। सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी ओपन कर दी गई। यहाँ भारतीय भी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हो सकते थे। ये एक अच्छा कदम रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 में, यानी जब भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया तो उसके संबंध में एक अलग से आयोग गठित होने की जरूरत पड़ी। तो उस आयोग को नाम दिया गया मैकाले समिति। यानी भारतीय सिविल सेवा के संबंध में वर्ष 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। मैकाले समिति गठित हुई, ठीक है। जैसा मैं बोल रहा हूँ आप अपने नोट्स में उसी तरह से इस चीज़ को लिखेंगे जिस तरह से मैंने बोला, आप हूबहू वही चीज़ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ से 1853, यानी हम 1773 से 1853 के शासन को मान सकते हैं कंपनी का शासन। कंपनी का शासन के नाम से उसको पढ़ते हैं। लेकिन 1853 के बाद जब 1858 का अधिनियम आया था तो यहाँ से ये जाना गया ताज का शासन। ताज का शासन कब से चला था? 1858 से 1947 तक ताज का शासन चला था। यानी इसका मतलब ये है कि अब
वो समय आ गया था 1858 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त कर दिया गया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से समाप्त हुई तो उसके बाद जो शासन था, भारत की जो राज व्यवस्था थी, वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ब्रिटिश क्राउन से मतलब है जो भी उस समय ब्रिटेन का राजा या रानी थी, सीधा उसके अधीन चला गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ताज का शासन शुरू होता है 58 से लेकर 1947 तक। आइए देखते हैं 1858 के अधिनियम में क्या मुख्य बातें थी, क्या इस अधिनियम की विशेषता रही। जब 1858 का अधिनियम आया तो इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त कर दिया गया। कारण उसका बहुत बड़ा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त करने का कारण ये है कि इससे एक साल पहले 1857 में एक भयंकर क्रांति भारत में हुई, जिसको नाम दिया गया 1857 का संग्राम। वो एक भयानक क्रांति भारत में हुई। उस क्रांति ने क्या किया, जो अंग्रेजों का प्रशासनिक ढांचा था, जो भी प्रशासन व्यवस्था थी, जो भी नियम कानून थे, उनकी धज्जियां उड़ा दी। इतना भयानक स्वतंत्रता संग्राम, जिसको कहा गया स्वतंत्रता का पहला संग्राम। अगर ये संग्राम संगठित होता, लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ते, तो निश्चित रूप से हमारे देश यहीं पे आज़ाद हो रहा था 1857 में। लेकिन वो विभिन्न विविधताओं के कारण, अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग कार्यों के लिए लड़ रहे थे, एक योग्य नेताओं की कमी, ठीक है, टीम को लीड करने के लिए योग्य नेता नहीं थे, अपने अपने कार्यों के लिए वो अपने अपने लिए लड़ रहे थे, हिंदू अपने लिए, सिख अपने लिए, तो जिस कारण ये फेल हुआ। ये स्वतंत्रता संग्राम तो असफल हुआ, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों में उथल पुथल मच गई, तो वो लेकर आए एक 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल उसको समाप्त किया गया। उसके बाद क्या हुआ, भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटेन से चलने लगा। उस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया के अधीन शासन चला गया। नेक्स्ट क्या हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा कंट्रोलर्स को भी समाप्त कर दिया गया। जो हमने पढ़ा था 1773 और 1785 के 84 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। जब कंपनी समाप्त हो गई तो इन लोगों को भी समाप्त किया गया। लेकिन क्या हुआ, एक नया पद आ गया। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। इस अधिनियम में क्या हुआ, एक नए पद का, भारत का राज्य सचिव, उसका गठन किया गया। यानी पहले शासन की देखभाल कौन कर रहा था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी तो उसकी देखभाल कौन कर रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंट्रोलर्स। अब जब कंपनी समाप्त हो गई तो वो भी समाप्त हो गई। अब जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन गया तो उसकी देखरेख के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए था उन्हें, तो उन्होंने एक पद, नया पद का सृजन कर दिया, भारत का राज्य सचिव। इस पद का गठन कर दिया, यानी राज्य सचिव, इस पद का गठन हुआ। और क्या हुआ इसमें, ये राज्य सचिव, इसका जो कार्यालय होता था वो ब्रिटेन में होता था। राज्य सचिव का जो कार्यालय था वो ब्रिटेन में होता था, वहीं से कार्यों की समीक्षा करता था। इसके बाद क्या हुआ, इसमें सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक समिति बनाई गई। सचिव को हेल्प करने के लिए, सचिव की सहायता के लिए 15 लोगों का एक दल और बनाया गया, यानी 15 लोग वो और एक सचिव। यानी अब ये सारे मिलकर कार्य करते थे, ये सभी के सभी मिलकर ये लोग काम करते थे। उसके बाद इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार तथा कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। यानी प्रशासनिक जो ढांचा था, जो तितर बितर हो गया था 1857 की क्रांति के कारण, तो उसको सुधार करना और जो कानून व्यवस्था थी उनको दोबारा से लागू करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा। एक सबसे बड़ी बात और थी इस अधिनियम में कि अब से पहले क्या था, हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, भारत के गवर्नर जनरल, लेकिन जैसे ही कंपनी को समाप्त कर दिया गया तो गवर्नर जनरल का नाम भी बदलकर क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय। ठीक है, भारत का वायसराय। वायसराय का मतलब होता है कि राजा का प्रतिनिधि। जब राजा का शासन था तो उसका प्रतिनिधि आया, तो प्रतिनिधि के तौर पर क्या किया गया, भारत का वायसराय।
भारत का वायसराय। ठीक है, तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और पहला वायसराय कौन कहलाया? लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। इसी पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ये पूछ लेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। ध्यान रखना, भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल दोनों ही कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि जब इसका नाम बदला गया तो इससे पहले गवर्नर जनरल ही था, तो उस समय भी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1857 के क्रांति में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो उन्हीं के शासनकाल में नाम बदला गया, तो इसलिए ये अंतिम गवर्नर जनरल कहलाए और पहले वायसराय कहलाए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बात को मैंने क्लियर कर दिया है। आप इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है, लिख लेना। 1858 का जो अधिनियम है वो कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट एक अधिनियम आया 1861 का एक्ट। 1861 का एक्ट, इसमें क्या हुआ? इस अधिनियम में यानी 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की जो बुद्धि थी वो काम करना शुरू कर दी है। इससे पहले वो शोषण ही कर रहे थे भारतीयों का, लेकिन जब क्रांति हुई तो उनको लगा कि अगर एक और क्रांति ऐसी हुई, संगठित क्रांति अगर ऐसी हुई, तो निश्चित रूप से हमें भारत से भागना पड़ेगा। तो बड़े चालाक थे, उन्होंने बुद्धि बल का प्रयोग करके क्या किया? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत को शामिल करना आरंभ कर दिया। यानी वो जो भी नए नियम और कानून बनाते, उनमें जो भारत के मुख्य नेता थे उनसे भी सलाह लेना शुरू कर दिया। तो पहली बात, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत को शामिल किया गया और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कुछ विकट परिस्थितियों में जो वायसराय होता था वो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता था। ठीक है, अध्यादेश। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रपति की, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? यानी वो किस अधिनियम में उल्लेखित थी? तो वो यही अधिनियम है 1861 का। यानी कुछ विकट परिस्थितियों में हमारा जो भारत का राष्ट्रपति होता है आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो कुछ विकट परिस्थितियों में ये अपनी तरफ से भी कानून बना सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, अध्यादेश का मतलब होता है एक अस्थायी कानून, यानी वो कानून अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए ही लागू रहता है। ठीक है, अध्यादेश। और अध्यादेश को डिटेल में हम पढ़ेंगे, जब भारत का राष्ट्रपति टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें सारी चीज़ें हम आसानी से कवर करेंगे और उन पर विशेष रूप से चर्चा होगी। इसके बाद क्या हुआ? विधान परिषदों का गठन किया गया। यानी पहली बार भारत में विधान परिषदों का गठन हुआ। जो विधान परिषद होती है उसका गठन हुआ। और पहली बार जो विधान परिषद थी वो पंजाब में 1862 में स्थापित हुई और बंगाल में 1897 में उसकी स्थापना हुई। यानी दो जगह हमारी विधान परिषद पंजाब और बंगाल में स्थापित हुई। ठीक है, इस अधिनियम के समय भी जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1856 से 1862 तक रहा। तो इस अधिनियम के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। इस बात को आप लिख लेंगे, मैंने लिखा नहीं है। अगर ये कट गया हो शायद तो मैंने ये बोल दिया है, आप उसको लिख सकते हैं। यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत को शामिल किया गया। उसके बाद क्या हुआ? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और थर्ड पॉइंट क्या है? पहली बार विधान परिषदों का गठन हुआ 1862 में पंजाब में और 1897 में बंगाल में विधान परिषद गठित की गई। क्लियर है? नेक्स्ट पे हम आते हैं। आपको ये बातें नोट्स में लिखनी है, आगे जाके आप उसको दोहराएंगे एग्जाम के टाइम पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप नोट्स नहीं बनाते, डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं, तो ये गलत बात है। आपको नोट्स बनाने, चीज़ों को लिखना है। अगर आप अपने हाथ से लिखोगे चीज़ों को तो ही समझ पाओगे अच्छे से और वो याद भी रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम, इसमें कुछ विशेष कार्य हुए। यानी जैसे यहाँ विधान परिषदों का गठन किया गया, तो विधान परिषदों का जब गठन होगा तो उनमें सदस्यों का निर्वाचन भी होना जरूरी था। तो यहाँ से क्या हुआ? विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन व्यवस्था लागू हुई। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि विदाउट जनता के वोटिंग,
यानी वो जो लोग थे विधान परिषद में आपस में ही चुनाव करके सदस्यों को निर्वाचित करते थे, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, जिसमें आम जनता वोट नहीं करती। तो यहाँ से अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था लागू हुई। ये पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था कब लागू हुई, तो वो कौन सा अधिनियम था? 1892 का अधिनियम। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें दूसरी व्यवस्था यह हुई कि भारतीयों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यानी इससे पहले भारतीयों को बजट पर ना तो भारतीय बहस कर सकते थे और ना ही कोई अतिरिक्त प्रश्न पूछ सकते थे, केवल उनका काम बैठकर और देखना ही था। अब यहाँ से क्या हुआ, उनको अधिकार दे दिया गया कि वो बजट पे बहस कर सकते हैं और प्रश्न भी कर सकते हैं परिषदों के मेंबर से। ये व्यवस्था यहाँ पर लागू हुई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा 1909 का एक्ट, यानी मार्लेमेंटो एक्ट। मार्लेमेंटो एक्ट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अगर देखा जाए तो 1909 से और 1919 का अधिनियम और इधर 1935 का अधिनियम, तीनों वीवीआईपी एक्ट इनको बोल सकते हैं हम। इनसे बार बार क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन जो आते हैं वो किस प्रकृति के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये पूछ लिया गया कि 1909 का जो अधिनियम था उसका एक अन्य नाम क्या था, यानी 1909 के अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम क्या था? मार्लेमेंटो एक्ट। यह क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि मार्लेमेंटो एक्ट कब आया, मार्लेमेंटो एक्ट कब आया, तो कब आया? 1909 में आया। क्लियर दोनों चीजें। अब इस अधिनियम में क्या हुआ, इस अधिनियम में हुआ वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो दूत थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस अधिनियम के समय जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो दूत थे। लेकिन जो मार्ले नाम है ये कौन थे? जैसे मैंने बताया कि 1858 में एक नया पद आ गया, राज्य सचिव। तो अब क्या हुआ, अब जो एक्ट आने लगे वो राज्य सचिव के नाम के साथ आने लगे, यानी राज्य सचिव और वायसराय दोनों के नाम उस एक्ट में शामिल होने लगे। तो राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले, तो यहाँ जो मार्ले हैं वो राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो इस अधिनियम के समय वायसराय थे। तो लॉर्ड मार्ले राज्य सचिव थे भारत के, जिनका कार्यालय होता था ब्रिटेन में, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति ही उत्तरदायी होता था जो राज्य सचिव था। इसमें क्या हुआ, भारतीयों को विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया, यानी वो सार्वजनिक व्यवस्था पर भी प्रश्न कर सकते थे। अनुपूरक प्रश्न पूछने का उनको अधिकार दिया गया, सार्वजनिक चीज़ों पर भी प्रश्न वो पूछने लगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो इस एक्ट की विशेषता थी वो ये था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत हुई। इसमें क्या हुआ, इसी कारण जो लॉर्ड मिंटो दूत थे उनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है। वही सांप्रदायिक प्रणाली को लेकर आए, यानी इसको हम कह सकते हैं एक तरह से डिवाइड एंड रूल की नीति। यानी जब 1857 की क्रांति हुई उस समय और उसके बाद इन्होंने क्या किया, भारतीयों को डिवाइड यानी विभाजित करना शुरू कर दिया ताकि लोग एकजुट होकर दोबारा ऐसी क्रांति न करें। तो इसका मतलब ये है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, यानी मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दी गई। पृथक निर्वाचन व्यवस्था से मतलब ये है कि जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था होती है उसमें एक धर्म के या एक कास्ट के लोग अलग वोटिंग करते हैं। यानी मुस्लिमों के लिए व्यवस्था दी गई कि जो मुस्लिम होंगे वो केवल मुस्लिम लीडर को ही वोट करेंगे, यानी मुस्लिम जो व्यक्ति हैं अपना नेता वो खुद चुनेंगे अपनी कम्युनिटी से, यानी मुस्लिमों का लीडर केवल मुस्लिम ही होगा। इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन व्यवस्था, उनको कोई और रेगुलेट नहीं करेगा। अब जैसे हमारे देश में क्या है, पूरे कंट्री के एक ही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो सभी समुदाय पे सभी समुदायों के लिए कार्य करते हैं, सभी जाति वर्ग के लिए काम करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, मुस्लिम केवल मुस्लिम को ही वोट कर सकता है और अपनी कम्युनिटी से ही वो अपना नेता चुन सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, डिवाइड एंड रूल की नीति का शुभारंभ उन्होंने कर दिया, यानी बांटो और शासन करो। तो ये नीति यहाँ से शुरू हो गई, यानी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था उन्होंने दे दी। उसके बाद एक नोट में लिख लेंगे नीचे कि यह अधिनियम सबसे कम समय तक चला। ये जो अधिनियम था सबसे कम समय तक चला। क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा अधिनियम सबसे कम समय तक चला, तो वह 1909 का अधिनियम यानी मार्लेमेंटो एक्ट सबसे कम समय तक ये चला।
एक चीज और, इसमें एक चीज और लिख लेंगे नीचे, दूसरा कि वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय को, वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिक के प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है, क्योंकि ये सांप्रदायिक प्रणाली लेकर आए, इसलिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता इनको कहा जाने लगा। क्लियर है सारी चीजें। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं 1909 का एक्ट। इस एक्ट का नाम है मार्टेंगू चेम्सफोर्ड एक्ट, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसमें भी वही था, मार्टेंगू जो थे भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड तथा सचिव मार्टेंगू, लॉर्ड मार्टेंगू। ठीक है, ये वायसराय इस अधिनियम के समय और ये सचिव। ठीक है, 1919 के अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? मार्टेंगू चेम्सफोर्ड एक्ट। यह मार्टेंगू चेम्सफोर्ड एक्ट कब आया? तो 1919 में मार्टेंगू चेम्सफोर्ड एक्ट लागू हुआ। नेक्स्ट, सॉरी, लागू नहीं हुआ, ये आया था। लागू कब से हुआ? 1921 से लागू हुआ, आगे मैं बताऊंगा। यह अधिनियम 1921 से लागू हुआ, यानी 1919 में ये पारित किया गया और 1921 से इसको लागू किया गया, यानी पूरे 2 वर्ष बाद इस अधिनियम को लागू किया गया। तीसरी बात, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? केंद्र में 2 सदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। केंद्रों में 2 सदनात्मक व्यवस्था लागू हुई, केंद्र में उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा। यानी अब हम जो देख रहे हैं कि हमारी संसद में जो 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, वो किस अधिनियम से प्रेरित है? यानी संसद यानी भारत में जो केंद्र में जो 2 सदनात्मक व्यवस्था है वो किस अधिनियम से प्रेरित है? तो वह 1919 का अधिनियम। अब उच्च सदन के नाम से हम किसको जानते हैं? राज्यसभा को। उच्च सदन के नाम से किसको जानेंगे? राज्यसभा को। और केंद्रीय विधानसभा के नाम से किसको जानते हैं? हम लोकसभा को। लोकसभा के नाम से जानते हैं, यानी निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। तो ये व्यवस्था कहाँ से लागू की गई थी हमारे संविधान में? 1919 के अधिनियम से। मैंने बताया था कि यही अधिनियम आगे चलकर हमारे संविधान की सीढ़ियाँ बने, क्योंकि इनसे कुछ व्यवस्थाएं हमारे संविधान में ली गई हैं। जो कानून व्यवस्था थी वो हमारे संविधान में ली गई। जैसे यहाँ से राज्यसभा लोकसभा का प्रावधान, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आई हैं। ठीक है, तो उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा ये चीज़ें यहाँ से लागू हुई, दोनों का गठन हुआ। इन केंद्र में 2 सदनात्मक व्यवस्था लागू हुई। नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। अब यहाँ थोड़ा सा समझेंगे कि केंद्र में 2 सदनात्मक व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। इसका मतलब ये है कि 2 सदनात्मक और द्वैध शासन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये कतई एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, दोनों अलग है। 2 सदन का मतलब होता है जैसे राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन द्वैध शासन का मतलब होता है, इसको एक तरह से समझेंगे, द्वैध शासन का मतलब होता है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो इन्होंने जब व्यापार अपना शुरू किया था तो जो भारतीय राजा थे उस समय, तो इन्होंने उनसे दीवानी और सैनिक अधिकार ले लिए थे। ठीक, कैसे? यानी जो राजा कर वसूलता था अपने प्रांत से वार्ष में 1 साल में, तो इन्होंने क्या किया कि राजा को लालच दिया कि आप जितना कर वसूलते हैं हम आपको वर्ष भर में उतना कर इकट्ठा करके देंगे जनता से, लेकिन ये कर वसूलने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए, ये कर वसूलने की जिम्मेदारी हमें दे दो। तो क्या किया उन्होंने? राजा ने दे दिया कि हमें तो कर ही लेना है, कि जनता से ले या इनसे लें, तो हमारा जो सरदर्द है वो कम हो जाएगा वसूलने का, ये खुद वसूल के देंगे। तो इसमें क्या हुआ? 2 सदनात्मक व्यवस्था हो गई, यानी राजा भी शासन कर रहा था और अंग्रेज भी शासन कर रहे थे, तो 2 सदन हो गए। ठीक है, इन राजा का भी शासन और वसूली कर रहे थे अंग्रेज। तो 2 सदनात्मक व्यवस्था को हम डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं? इतिहास में इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इतना समझ लो। तो यहाँ क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन ऐसे लागू हुआ कि यानी जो कुछ नियम और कानून थे उन पर अंग्रेज भी अपना निर्णय लेते थे और कुछ पर भारतीय भी अपना निर्णय लेने लगे। यानी ऐसी व्यवस्था कर दी कि कुछ पर अंग्रेज लेने लगे निर्णय कुछ कानून बनाने में, और कुछ कानून बनाने में भारतीयों को भी वो अधिकार दे दिया। तो इसको बोलते हैं 2 यानी द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। क्लियर है? द्वैध शासन। अब इसके बाद यहाँ से क्या हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था लागू हुई। यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था 1992 में,
लेकिन यहाँ क्या हुआ, 1919 के अधिनियम में जो निर्वाचन होता था विधान परिषद में वो प्रत्यक्ष रूप से होने लगा, यानी अब जनता उनको वोट करने लगी। जो निर्वाचन था वो प्रत्यक्ष रूप से शुरू हो गया। ठीक है, निर्वाचन व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से शुरू हुई। इसके बाद क्या हुआ, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिलाओं को मत देने का अधिकार कब दिया गया, 1919 के अधिनियम में, यानी मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। इसके बाद इस एक्ट के तहत वर्ष 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी यूपीएससी का गठन किया गया। कब किया गया, 1926 में। दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये बनेगा कि लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, यूपीएससी का गठन कब हुआ, 1926 में। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम की सिफारिश पर किया गया या किस अधिनियम के तहत किया गया। तो अधिनियम था कौन सा, 1919 का मार्टिन चेम्सफोर्ड एक्ट। क्लियर है, यानी संघों के लिए सिविल सेवा आयोग का जो गठन हुआ था वो 1919 के अधिनियम यानी मार्टिन चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत किया गया। क्लियर। आगे इसमें एक चीज और हुई, यानी जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी जो पहले मुस्लिमों पर लागू थी, पृथक निर्वाचन व्यवस्था अब सिखों पर भी लागू कर दी गई। जो पहले मुस्लिम ही अपना लीडर अलग से चुन सकते थे, अब वो व्यवस्था सिखों को भी प्रदान कर दी गई। अब सिख भी अपना लीडर अपनी ही कम्युनिटी में से चुनेंगे, यानी वो केवल सिखों को ही वोट करेगा और मुस्लिम मुस्लिमों को। तो ये एक तरह से डिवाइड करते चले गए, जाति वर्ग के आधार पर लोगों में भेदभाव इन्होंने उत्पन्न कर दिया। तो यहाँ पे पृथक निर्वाचन व्यवस्था सिखों पर भी लागू कर दी गई। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। अगली व्यवस्था में क्या हुआ, जो केंद्र का बजट था वो राज्यों के बजट से अलग पेश होने लगा। जैसे आज भी केंद्र का अलग होता है और राज्य का अलग होता है, तो ये अलग अलग बजट, हमारा अलग अलग जो बजट है उसको पेश करने की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, 1919 के अधिनियम से। नेक्स्ट, एक नई चीज और आगे, भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। ध्यान रखना, केवल और केवल कार्यालय, पद का नहीं, भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। उच्चायुक्त का मतलब होता है जैसे अब हमारे राजदूत विभिन्न देशों में कार्यरत है या उच्चायुक्त विभिन्न देशों में कार्यरत है, तो वो क्या हुआ था, वो व्यवस्था यहीं से लागू हुई थी। भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन यहाँ पे किया गया, यानी उसके कार्यालय का गठन यहाँ पे कर दिया गया, कार्यालय जो था वो बना दिया गया यहाँ पे। क्लियर है। तो इस एक्ट की ये खास बातें हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। इसके बाद हमारा अंतिम जो इम्पोर्टेंट एक्ट बचता है वो हमारा 1935 का अधिनियम। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने लिखा नहीं है, 1935 का अधिनियम। आप इस अधिनियम को जैसे मैं बोलूँ उसी तरह से नोट करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ आप उसी तरह से इसको नोट करते चलेंगे। ठीक, तो 1935 के अधिनियम की सबसे खास बात तो ये है कि ये भारत का सबसे बड़ा अधिनियम माना गया। नंबर एक, यह अधिनियम भारत का सबसे बड़ा अधिनियम कहलाया। फर्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा अधिनियम कहलाया। दूसरा, इस अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा अधिनियम है। छोटा संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें इसी अधिनियम से ली गई हैं, तो इसलिए इसको छोटा संविधान कहते हैं। नेक्स्ट में लिखेंगे, इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3, यानी 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। धाराओं का मतलब हमारा अनुच्छेद से, 321 आर्टिकल थे और 10 हमारा क्या थे, अनुसूचियां थी। तो यहाँ से कॉपी करके हमारे संविधान में वो पेस्ट कर दी गई, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। नंबर 4, इस अधिनियम के तहत भारत में आरबीआई की स्थापना हुई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस अधिनियम के तहत भारत में आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना हुई। नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई।
राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। यानी पहले केंद्रों के लिए कहाँ व्यवस्था हुई थी यूपीएससी की? 1919 के अधिनियम में। वो राज्यों के लिए नहीं था, लेकिन राज्यों के लिए कहाँ आया? 1935 के अधिनियम में राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। तथा इसी में लिखना है, तथा यूपीएससी के कार्यों को विस्तार दिया गया। तथा यूपीएससी के जो कार्य थे उनको विस्तार दिया गया। नेक्स्ट में लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन का पूर्णतः अंत कर दिया गया। द्वैध शासन का पूरी तरह से अंत कर दिया गया। प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू हुआ था यहाँ पे, तो उसका पूरी तरह से अंत कर दिया गया। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से पृथक यानी उसको अलग कर दिया गया। बर्मा एक अलग कंट्री बन गया, भारत से उसको अलग कर दिया गया। नेक्स्ट लिखेंगे, इस अधिनियम के तहत संघात्मक न्यायालय की स्थापना, एक मिनट रुकेंगे, ऐसे लिखेंगे, इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में, इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में, कब? 1937 में, इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में दिल्ली में संघात्मक न्यायालय की स्थापना हुई। संघात्मक न्यायालय की स्थापना हुई। संघों का न्यायालय, दिल्ली में संघात्मक यानी संघों का न्यायालय की स्थापना हुई। यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन बनेगा। नंबर एक, संघात्मक न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो अधिनियम था 1935 का। अगर पूछे कि संघात्मक न्यायालय कब और कहाँ स्थापित हुआ, तो स्थापित कब हुआ? 1937 में। और कहाँ? दिल्ली में। कब और कहाँ स्थापित हुआ? 1937 में नई दिल्ली में वो स्थापित किया गया। नेक्स्ट, एक पॉइंट और बचा है। 1935 के अधिनियम को ही 1935 के अधिनियम को ही भारतीय संविधान का ऋणदाता कहा जाता है। 1935 के अधिनियम को ही भारतीय संविधान का ऋणदाता कहा जाता है, यानी कर्जदाता। ठीक है, भारतीय संविधान का ऋणदाता कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे संविधान में ले गई। वो कहाँ से? 1935 के अधिनियम से ही वो चीज़ें यहाँ से कॉपी की गई। यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो 1935 से 1935 से और 1949 तक, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, तो इसी अधिनियम के तहत भारत की शासन व्यवस्था चली थी। यानी 1949 को लेकर आप बोलोगे संविधान तो 1950 में लागू हुआ, नहीं। संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। पारित का मतलब बनकर तैयार हुआ इस दिन, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान इसी दिन से लागू कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 से। यानी संविधान का कुछ हिस्सा 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया। ठीक है, और पूर्णतः जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 1935 से 1949 तक भारत का जो शासन चला था वो 1935 के अधिनियम से ही चला था। तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का सबसे बड़ा अधिनियम कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन उल्टा रिवर्स ऐसे जाता है कि किस अधिनियम को, या ऐसे पूछ लेगा कि भारतीय संविधान किस अधिनियम का कर्जदाता है, किस अधिनियम का ऋणी है। तो अधिनियम कौन सा? 1935 का अधिनियम। ठीक है, ये सारे हमने अधिनियम कंप्लीट कर लिए हैं। आपको नोट्स बनाना है, नोट्स में चीज़ें लिखनी है। इसके बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, यानी जो हमारा संविधान था उसका बैकग्राउंड कैसा था, संविधान निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से परिषद का गठन हुआ, असेंबली कब और कैसे बैठी, किस अधिनियम के द्वारा बैठी, क्या क्या उसमें कार्य हुए, और क्या संविधान बनाने की जरूरत है, क्यों पड़ी। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और इनको कवर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो रिक्वेस्ट मेरी यही है आपसे कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।